Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 11 नवंबर 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है शेतिहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा परसों के वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्ट शौर्य गाथा के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ पे पूछा गया है ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसका मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन नंबर ए मिलिट्री रिक्रूटमेंट को बढ़ा देना, या ऑप्शन नंबर बी करंट मिलिट्री ऑपरेशंस के डॉक्यूमेंटेशंस को तैयार करना, या ऑप्शन नंबर सी इंडियन मिलिट्री हेरिटेज को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना, या ऑप्शन नंबर डी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना। तो बताइए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। आप सभी लोग प्लीज इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर्स के बेसिस पे तैयार किए जाते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मुझे पता है कई सारे लोग यहाँ पर गुस्सा होंगे, कंप्लेंट्स करेंगे कि सर ये जो वीडियो है वो डिले हो रहा है। मुझे पता है यार, पिछले 2 दिनों में है ना वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है, 11 बज जा रहे हैं, लेकिन मैं हर एक चीज में मेक श्योर करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वालिटी के साथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्योंकि दोस्तों वीडियो मैं अर्ली मॉर्निंग में भी अपलोड कर सकता हूं, लेकिन जो आप इन वीडियोस में स्पेशली इस चैनल के वीडियोस पे अमाउंट ऑफ रिसर्च देखते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो उस चीज में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है। नहीं तो फिर ऐसा करके आर्टिकल चिपका के लगातार यहां पर मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं स्क्रीन पे, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा यार मेन पर्पस यही है कि मैं आपके एग्जाम के अंदर में थोड़ा वैल्यू एडिशन कर सकूं, हर एक आर्टिकल से कुछ ऐसी चीजें निकल सकें जिसका आप नोट बना सकें, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में कहां से क्या चीजें लिंक हो रही हैं। इस ऑर्गेनाइज वे में चीजें कवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि हम आज अखबार पढ़ लेंगे, कल उसको दोबारा नहीं उठाएंगे। ये बात मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसा होता है सभी के साथ में, कोई नहीं उठाता पुराना न्यूज़पेपर। तो हमारे पास में जो तैयार रहता है वो है डेली बेसिस के नोट्स, डेली बेसिस की नॉलेज जो हमने गेन की है। तो मेरा पर्पस है बस खाली हर एक चीज को आप लोगों के दिमाग में अच्छे से फिट करवा देना, चीजों को रिवाइज करवाना, क्वेश्चन लगाना, उसी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी यार हाँ थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, मैं मेक श्योर करूंगा कि इसको जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। मॉर्निंग में लगभग 8 बजे तक नहीं तो 8:30 बजे तक ये वीडियोस अपलोड मैं कर पाऊं, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो कल से यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बट यार मैं कोशिश डेली करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ यार ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के लिए रेलिवेंट है, तो छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं टाइम देखूंगा कि यार बहुत टाइम हो गया, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देना चाहिए, इसके लिए वजह से मैं आधे आर्टिकल छोड़ दूंगा, फिर आपके लिए वो एनालिसिस काम में नहीं आएगा 2-4 आर्टिकल पढ़ने के बाद में। जैसे मैं आज का न्यूज़पेपर अगर आप देख रहे हैं, अच्छे से चेक कर रहे हैं, तो देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि आप देखिए लंबी जर्नी के लिए तैयार कर रहे हैं और बहुत लंबी जर्नी है, तो अच्छे से एक दिन पहले सेट कर लेना कि मुझे क्या चीजें कहां से पढ़नी है। अपने जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको देख लिया करो और चीज़ों को कंपेयर भी क्या करो कि हाँ ये रिसोर्स बेटर है या रिसोर्स बेटर है। उसके बाद जाके यहाँ पर अपनी जितना भी कह सकते हैं प्लानिंग है उसको सेट किया करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो इस पूरे जर्नी में, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो चलिए वैसे मैं आपको दिखा देता हूं आज न्यूज़पेपर में क्या क्या काम का है। पेज नंबर 12 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, डिफेंस के लिए रेलिवेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 में हमारा यह सेक्शन आता है। और दूसरी बात, आज का थंबनेल वाला आर्टिकल भी दोस्तों यही है, जहां पे बात हो रही है कि फ्रांस अभी इवैल्यूएशन कर रहा है कि भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को ये अपने इस्तेमाल के लिए परचेज करेगा। तो इंडिया के लिए ऑब्वियस बात है एक बड़ी अचीवमेंट है। अभी इस पे कोई कह सकते हैं कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद दूसरा आर्टिकल पेज नंबर 9 पर है, स्पेशली हमारा ये एक एडिटोरियल है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट है। यहाँ पे राइटर बात करते हैं क्या भारत अमीर हो सकता है बिफोर ग्रोइंग ओल्ड, क्योंकि हमने अभी परसों पढ़ा था कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो रही है।
क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो जो नए जन्म हैं वो कम हो रहे हैं और जितने लोग हैं वो बूढ़े होते चले जा रहे हैं। तो क्या पूरा इंडिया एकदम से यहाँ पर बूढ़ा हो जाए, उससे पहले हम रिच हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उसके बारे में राइटर ने फोकस किया है। चाइना से क्या सीख ली जा सकती है वो यहाँ पे समझाया गया है। फिर उसके बाद पेज नंबर 9 पर एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के लिए, कि लगातार जो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है सरकार वो कम हुई है इंडिया में और दुनिया भर के कई सारे कंट्रीज में भी। तो हेल्थ के ऊपर में एक्सपेंडिचर कम होना किस तरीके से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अफेक्ट करेगा नेगेटिवली, वो यहाँ पे समझाया गया है। मैं कहूंगा आज के न्यूज़पेपर का सबसे काम का आर्टिकल है ये। देन उसके बाद आप देख पाएंगे पेज नंबर 10 पे एक टॉपिक है जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। यहाँ पे बात हो रही है ऑन इंप्रूविंग विंड एनर्जी जनरेशन। देखिए विंड एनर्जी जनरेशन में हम क्या क्या चीज़ें आज के समय पर कर रहे हैं, इसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, तमिलनाडु का एग्जाम्पल सेट किया गया है वो समझेंगे। और विंड एनर्जी को लेकर भारत की स्थिति क्या है, हम दुनिया में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, यूएसए चाइना से आज हम पीछे हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल में कवर किए गए हैं वो भी बताने वाला हूँ। फिर पेज नंबर 11 पर यह आर्टिकल है अगेन जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के लिए रिलेवेंट है। यहाँ पे देखो ये टॉपिक ऐसा है जिसको आप में से कई सारे लोग मिस कर देंगे, लेकिन बहुत काम का है साइंस के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो लाइटनिंग रॉड्स है वो काम करती हैं, क्योंकि हम ये देख पाते हैं बिजली कड़कती है और बिजली कड़कती है कई सारी जगह पर गिरती भी है, तो गिरने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। आज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर में ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा है। बताया जाता है कि ये एक साइलेंट किलर है, यानी कि एक रिपोर्ट एक डेटा ये बोलता है कि ये जो बिजली कड़क रही है और हर साल जो बिजली गिरती है इसकी वजह से दुनिया में 24,000 लोगों की जान जाती है। और स्पेशली भारत के अंदर अगर हम बात करेंगे साल 2022 के अंदर में लगभग 3,000 के आसपास लोगों की जान गई इसी लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से। तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत चौंकाने वाले हैं। तो समझेंगे पहले लाइटनिंग स्ट्राइक का प्रोसेस, बिजली कड़कती कैसे है और गिरती कैसे है, गिरती क्यों है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि लाइटनिंग रॉड्स यहाँ पे आजकल आपने बिल्डिंग्स पे देखे होंगे जो इससे बचने का काम करते हैं वो कैसे वर्क करता है। साइंस के लिए रेलिवेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद अगली खबर पेज नंबर 20 पर है जीएस पेपर नंबर 3 साइंस के लिए अगेन रेलिवेंट है। यहाँ पे बात हो रही है एमपॉक्स के नए वेरिएंट के बारे में जिसका नाम है क्लेडेला। तो ये नया वेरिएंट थोड़ा सा खतरनाक साबित हो रहा है। रीजन क्या है, अभी तक एमपॉक्स वायरस में यह था कि वो जानवर से इंसान में फैलता था, इंसान से इंसान में नहीं फैल रहा था। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी चिंता आ चुकी है। एक नई स्टडी यहां पे आपको देखने को मिलेगी जहां पे बोला जा रहा है कि एमपॉक्स का एक नया वेरिएंट जो ह्यूमंस टू ह्यूमंस ट्रांसफर हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। ये होता कैसे है ये समझाऊंगा। फिर उसके बाद बस यही थे आर्टिकल जो आज हमें कवर करने हैं बहुत ही ज़्यादा विस्तार से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में। तो थंबनेल में जैसे हम लोगों ने दोस्तों मेंशन कर रखा है कि फ्रांस आज सोच रहा है भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम को परचेज करने के लिए। पिनाका रॉकेट क्या है? पिनाका दोस्तों आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये आप देख पाएंगे इस पर्टिकुलर फोटो के अंदर में। इस फोटो में ये टाटा ट्रक दिख रहा है। इस टाटा ट्रक के ऊपर में ये पूरा सिस्टम माउंट कर रखा है, जिसमें ये देख पाएंगे एक सेट में 6 रॉकेट्स हैं और दूसरे सेट में 6 रॉकेट्स हैं। मतलब एक पूरे टाटा ट्रक के ऊपर में आप क्या कर सकते हैं, 12 रॉकेट्स रख सकते हैं और इन 12 रॉकेट्स को कुछ ही सेकंड में एक साथ दागा जा सकता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कई सारे ट्रक्स के ऊपर में अगर इस सिस्टम को रेडी कर दिया जाए तो दुश्मन को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से तबाह किया जा सकता है इस पिनाका रॉकेट सिस्टम से। ठीक है, तो अभी फ्रांस कंसिडर कर रहा है कि भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम परचेज करने चाहिए। हाँ, फ्रांस वो देश जिससे हम बहुत सारे वेपन्स परचेज करते हैं, आज वो सोच रहा है परचेज करने के लिए। ठीक है, तो ये यहां पे समझाया गया। तो इसमें जैसे एक वर्ड यूज किया जाता है कि ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, क्योंकि बहुत सारे रॉकेट्स को एक साथ ये लॉन्च कर सकता है। अब कहोगे सर ये इंफॉर्मेशन आई कहां से कि फ्रांस हमसे ये रॉकेट परचेज करना चाहता है? तो फ्रेंच के आर्मी ऑफिसर जो है इन्होंने ही एक स्टेटमेंट दिया था अभी रिसेंट समय पर। क्या था कि ये लोग विजिट पर आए थे भारत में। ठीक है, इंडिया में लास्ट वीक इनकी विजिट हुई थी, जहां पे इंडिया और फ्रांस के बीच में 20th आर्मी टू आर्मी स्टाफ की बातचीत हुई थी। उसी दौरान यहाँ पे ये सभी इंफॉर्मेशन आई कि ये लोग ये परचेज करना चाहते हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कहीं ये लोग इस वेपन सिस्टम को यूक्रेन में ना भेज दें। ये एक बड़ा सवाल उठ सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जनरली फ्रांस को ऐसे वेपन की नीड नहीं है, उनके पास में ऑलरेडी इस प्रकार का सिस्टम अवेलेबल है। तो ये कहीं सिस्टम को यहां ना भेज दें,
क्योंकि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है रशियन वॉर में। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। फिलहाल उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा, क्योंकि ये कन्फर्मेशन नहीं है, बस खाली हम एक अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि पहले भी वो यूक्रेन को सपोर्ट कर चुके हैं। फिर अगर ऐसा हो जाता है कि फ्रांस ने पिनाका सिस्टम परचेज किया और उठाकर यहाँ पे यूक्रेन में दे दिया, तो आप देख पाओगे एक तरफ रशिया लड़ रहा होगा, रशिया जो हमारा आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेशन है, वो यूक्रेन से लड़ रहा होगा, लेकिन यूक्रेन में हमारा वेपन चल रहा होगा, यह है पिनाका। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो ये भी सिनेरियोज हो सकते हैं, बट डिस्कशंस होंगे। लेकिन आज फ्रांस इसको परचेज करते करते एक एग्जाम्पल दे रहा है, वो है आर्मेनिया का। दोस्तों, आर्मेनिया एक ऐसा देश है जो ऑलरेडी भारत से ये पिनाका परचेज कर चुका है और वो यूज कर रहा है, क्योंकि आपको पता है आर्मेनिया और एजरबाईजान ये दो कंट्रीज है जिनके बीच में वॉर हो रही है एक पर्टिकुलर छोटे से रीजन को लेकर, जिसका नाम है नोगोर्नो काराबख, है ना। तो इस पूरे वॉर में आर्मेनिया ने इस पिनाका सिस्टम का यूज किया है और बोला जाता है ये पिनाका सिस्टम काफी इफेक्टिव साबित हुआ है आर्मेनिया के लिए। तो आर्मेनिया ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। बाकी मैं आपको बता दूं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहां पे बोला जा रहा है साउथ अमेरिका की भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो दिलचस्पी दिखा रही हैं भारत से ये पिनाका रॉकेट सिस्टम को परचेज करने के लिए। इससे पहले हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट की हैं फिलीपींस को, आपको पता होगा। तो डिफेंस एक्सपोर्टिंग में इंडिया का जो वैल्यू है वो इंप्रूव हो रहा है। जहां एक समय पर केवल और केवल इन डिफेंस आइटम्स को हम इंपोर्ट किया करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है दोस्तों, ये भारत ने खुद से डेवलप किया है। आज हम इसमें नए नए वेरिएंट तैयार कर रहे हैं, और आगे जो ये वेरिएंट की बात हो रही है MK3 के बारे में, अगर ये तैयार हो जाता है तो ये मैसिव होगा, बहुत सारी तबाही मचा सकता है दुश्मन की टेरिटरी में, और इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। दुनिया भर में और भी कंट्रीज अपनी दिलचस्पी दिखाएंगी अगर हम MK3 वाले वेरिएंट को तैयार कर लेते हैं। तो पिनाका में भी कई सारे वेरिएंट्स हैं, कुछ तैयार हो रहे हैं, कुछ ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। अब ये वेरिएंट्स हैं क्या, कैसे वर्क करता है पिनाका, काम कैसे करता है, ये समझते हैं। ये क्योंकि ये तो दोस्तों आपका न्यूज आर्टिकल है जो कि आप भी अखबार से पढ़ सकते हैं, लेकिन अब इसके पीछे के कुछ बैकग्राउंड डेटा पता लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सबसे पहले कि सर ये पिनाका है क्या, और पहला बात आपको ये जानना होगा, ये जो वर्ड है पिनाका, इसका क्या कोई मतलब है, ये हमने क्यों यूज़ किया है। तो दोस्तों बिल्कुल इसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब है। पिनाका क्या है? पिनाका वो धनुष है जो भगवान शिव जी का है, और उस धनुष को लॉर्ड राम जी ने तोड़ने के बाद में सीता माता से विवाह किया था। यह धनुष आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसी का नाम है पिनाका। तो दोस्तों ये वर्ड यूज़ किया गया है इस वाले मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे रॉकेट्स एक साथ यहाँ पे लॉन्च हो सकते हैं। और आपने अगर चाहो तो वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पे देख सकते हैं किस तरीके से पिनाका वर्क करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब भारत ने पिनाका डेवलप किया है, तो किसने डेवलप किया होगा? तो कहोगे भाई डिफेंस आइटम है, डेवलप किया होगा तो DRDO ने डेवलप किया होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आपको पता होना चाहिए DRDO की कई सारी लैबोरेटरीज हैं। तो एक लैब यहाँ पर इसका है ARDE, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इसी के थ्रू यहाँ पे डिजाइन किया गया है ये पिनाका सिस्टम को। और ये पिनाका सिस्टम बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है जिस भी एरिया को टारगेट करेगा उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, जिसमें आप देख पाएंगे एक ट्रक के ऊपर में माउंट किया गया है, और एक ट्रक के ऊपर में 12 रॉकेट हो सकते हैं। कुछ ही सेकंड में धड़ाधड़ एक के बाद एक 12 रॉकेट्स ये लॉन्च हो सकते हैं अपने टारगेट की तरफ। और ऐसे 3-4 अगर ट्रक खड़े कर दिए जाएं, उस पे से यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाए। इसी वजह से मैंने यूज़ किया वर्ड की भारी तबाही हो सकता है। इस वजह से एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है लीथल, एक घातक साबित हो सकता है ये। समझ गए? अब बात आती है पिनाका के फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर में मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल यूज किया गया है। इस रॉकेट के अंदर में 2 पॉड्स इस्तेमाल करे गए, 6 रॉकेट्स आप कह सकते हैं दोनों पॉड्स में देखने को मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये 2 पॉड्स हैं, 6 इसमें हैं और 6 इसमें हैं। 48 सेकेंड्स में, कितने 48 सेकेंड्स में दोस्तों यहाँ पर ये 12 रॉकेट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे की बात सुनिए। पिनाका रॉकेट सिस्टम में ये सब इसकी खास बात हो गई। नाम कहाँ से लिया वो मैंने आपको बता दिया। अब पिनाका में दोस्तों कुछ वेरिएंट्स आते हैं। यहाँ पे बोला जाता है स्पेशली इसके 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक MK1 है, लेकिन MK1 का जो वेरिएंट का रेंज है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये मिसाइल है एक तरीके से, तो कितनी दूर जाएगी? MK1 वाला जो वेरिएंट है इसकी मिसाइल लगभग 45 किलोमीटर तक जा सकती है। MK2 की रेंज 90 किलोमीटर है। MK3 तैयार हो रहा है, अगर तैयार हो जाता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बन जाएगा। तो भारत के पास में वर्जन बहुत सारे हैं, ध्यान रखिएगा। रेंजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। पिनाका MK1 का 48 किलोमीटर और पिनाका MK1 एनहेंस्ड वाला वर्जन भी है इसमें। MK1 का ही थोड़ा अपडेटेड वर्जन है एनहेंस वाला, जिसमें 60 किलोमीटर्स है।
और MK2 वाले की 90 किलोमीटर्स है। अब सर जो MK3 हम तैयार कर रहे हैं ज़रा इसके बारे में सुनिए। ये भी एक एडवांस वर्जन है और DRDO MK3 के 2 वेरिएंट्स पे काम कर रहा है। 2 वेरिएंट्स कौन कौन से हैं? एक ऐसा तैयार किया जाएगा जिसमें मिसाइल 120 किलोमीटर तक जा सकेगी, 120 किलोमीटर्स। और इसी MK3 का जो दूसरा वेरिएंट तैयार किया जा रहा है उसका जो किलोमीटर का रेंज होगा वो होगा 300 किलोमीटर्स। यानी ये जो मिसाइल पिनाका लॉन्च करेगा ये दोस्तों यहाँ पर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक भी जा सकती है। ऐसा वेरिएंट हम रेडी कर रहे हैं और इसकी जो स्पीड होगी लगभग 5757 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पर स्पीड हो सकती है। यानी इसको भेदना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कैसा भी वेदर क्यों ना हो, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, हर एक वेदर वाली कंडीशन में आराम से ये ऑपरेट कर पाएगा। ध्यान में रखिएगा। ये कल वाली स्लाइड मेंशन रह गई है, उसको छोड़ देते हैं, आगे आते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों कि मैंने बोला आर्मेनिया ने ये परचेज कर लिया। आर्मेनिया आपको ये देश देखने को मिल जाता है, बगल में अजरबैजान है, तो अजरबैजान से आर्मेनिया की लड़ाई चल रही है इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर। वैसे इसमें आर्मेनिया हारा है, लेकिन पिनाका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हुआ है। अब इसके बाद कई कंट्रीज ऐसी हैं जो यहाँ पर पिनाका सिस्टम को परचेज करने के लिए रेडी हैं। आपको पता है ये कॉन्सेप्ट हमने लाया कहाँ से है? ये कॉन्सेप्ट दोस्तों रशिया से लिया गया है। ये जो आप सामने ट्रक देख पा रहे हैं ये रशिया का ग्रैड सिस्टम है। यह भी इसी तरीके से मल्टीपल रॉकेट्स को एक साथ लॉन्च करता है। यहीं से इंस्पायर होकर हमने खुद का पिनाका सिस्टम डेवलप किया है। तो ये भी एक बेसिक सा फैक्ट है, छोटा सा फैक्ट है जिसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा आपने देखा ये सब डिटेल जो हमने डिस्कस की है ना, वो सब डिटेल एक सिंपल से PDF में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। एक ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा दोस्तों जहां पे आपका करंट अफेयर का कंटेंट, सभी कंटेंट सिक्योर हो जाएगा। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स कैसे बनाएं, इन PDFs को, इन हैक्टिक PDFs को कैसे संभालें, जो ये आपको मिल जाती हैं फ्री वाले ग्रुप्स में, बहुत लेंदी होती हैं, इनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। तो इन सब का सोल्यूशन दोस्तों आपको इस ग्रुप में मिल जाता है। और ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार देख लेना, अच्छे से चेक कर लेना कि मुझको कहाँ पर क्या फायदे होंगे और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के इंपॉर्टेंट कोड की तरफ, क्योंकि आपको पता है डेली बेसिस पे हम लोग एक कोड भी कवर करते हैं जो आपको एसए या एथिक्स के पेपर में डायरेक्टली हेल्प कर सकता है। महात्मा गांधी जी का कोट है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ये चीज यहां पर इन्होंने मेंशन की है। ठीक है, अब ये चीज आपको मोटिवेट भी कर सकता है और एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा। देखिए क्या यहां पे बोला जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अच्छा तरीका अपने आप को खोजने का, अपने आप को और बेहतर बनाने का क्या है कि दूसरे लोगों को हेल्प करने में या दूसरे लोगों को एक अच्छी सर्विस देने के लिए, सोसाइटी में एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए अपने आप को वहां पर पूरी तरह से कह सकते हैं ढाल लेना। यानी कहने का मतलब है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, कई बार क्या होता है हम लोग बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाते हैं, ईगो की साइड में रहते हैं, लेकिन जो हमारा फोकस है वो ईगो से एम्पैथी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कई बार यूज़ कर लेते हैं सेल्फ इंपॉर्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें यहाँ पे फोकस करना होगा कि जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़रूरत है, उनकी नीड्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको यहाँ पर कह सकते हैं सॉल्व करने में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक अलग ही जॉयनेस आती है जो आपको और बेहतर इंसान बनाती है। और ये चीज़ यहाँ पर एक सही पर्पज़ आपको देने वाला है। इससे आपको क्लैरिफाई होगा, पता चलेगा कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या मैटर करता है। आप दूसरों के लाइफ में भी चीज़ें ऐड कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में तो वैल्यू ऐड कर ही रहे हो, अपने आप को इंप्रूव कर ही रहे हो, क्योंकि हम जब दूसरे को सर्व कर रहे होंगे, सोसाइटी के प्रति सर्व कर रहे होंगे, तो इससे होगा क्या, इससे यहाँ पे एक बड़ी कम्युनिटी के साथ में हमारा बेटर कनेक्शन फील होगा। ठीक है, एक बिलोंगिंगनेस का जो सेंस है वो हमारा जनरेट होता हुआ नजर आएगा। समझ रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन हम देंगे उससे हम अपने आप को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। एक अच्छा कंपैशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। एक कह सकते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए यहाँ पर यह काम करेगा। तो अपने बारे में जानना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, तो यहाँ पे सोसाइटी के प्रति जो सर्विसेज हैं उसके प्रति हमें लूज होना होगा। कहने का मतलब है अपने आप को ढालना होगा।
उसके अलावा हम एक अच्छा जो माइंडसेट है उसको अगर हमें मेंटेन करना है तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के प्रति सर्व करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपको दूसरे को सिखाना है, दूसरे की मदद करनी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, नई स्किल्स सीखेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, माइंडसेट भी डेवलप होगा और एक बेटर ह्यूमन बीइंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके अंदर शांति बनती हुई नजर आएगी, आपके अंदर में इनर पीस को ये लेकर आएगा। तो बस खाली यहाँ पर इसी तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। कोर्ट को कहने का मतलब है आप अपने आप को सर्विस में, दूसरों के सर्विस में अगर लूज़ कर दें, अपने आप को वहाँ पे ढाल लें, तो आप अपने आप को ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा पर्पसफुल वे में देख सकते हैं। आपका एक बड़ा पर्पस होगा लाइफ में कुछ करने के लिए। समझ गए? चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। यह हमारा दोस्तों एक एडिटोरियल है। अब इसको ना विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो मैं इसी आर्टिकल पे देने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे मामला क्या है, ये दो राइटर आपको देखने को मिलेंगे, एक हैं हर्षित राखेजा और दूसरे हैं यहाँ पर युवराज खेतन। इनका कहना क्या है, कैन इंडिया गेट रिच बिफोर ग्रोइंग ओल्ड। जरा इसको सुनिएगा। यहाँ पे ये बोलते हैं कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, एक बड़ी हाइप क्रिएट कर चुका है। कहने का मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जरा पहले इस बात को दोस्तों समझिएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है एक देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस ग्रोथ को उसकी पॉपुलेशन से कितना एडवांटेज मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत आज बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश इंडिया बन चुका है। लेकिन हमारे देश में यूथ की पॉपुलेशन, नौजवान लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो वो नौजवान लोग अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को एडवांटेजेस किस प्रकार से प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसी को यहाँ पे हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड से कंसीडर करते हैं। तो राइटर यही बोलते हैं कि भारत का जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको बताया गया है। तो आइए ज़रा मैं आपको इसके बारे में विस्तार से समझाता हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्ड है इसका मतलब समझ में आ गया ना। ये बेसिकली क्या होता है, द ग्रोथ इन एन इकोनॉमी दैट इज द रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन द कंट्रीज पॉपुलेशन। यानी आपके देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ, और वो ग्रोथ कैसे आ रही है, जैसे जैसे यहाँ पर आपके देश की जनसंख्या में चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका मतलब हो गया। अब सुनिएगा आगे की बात। यहाँ पे ये बोला जा रहा है जब हम लोग बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो हमारे पास में बहुत सारी पॉपुलेशन है, लेकिन क्या उस लेवल पर इकोनॉमी ग्रो हो रही है? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना। आज भी देश के अंदर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा कमी है ना। तो लिटरेसी रेट भी यहाँ पर उतना ज़्यादा बढ़िया लेवल पर नहीं है जिस स्तर पर होना चाहिए था हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, यूथ की जनसंख्या के हिसाब से। वो राइटर ने यहाँ पर फ्रेम करने की कोशिश की है। ये बोलते हैं कि अगर हम इंडिया की जनसंख्या को देखें, भारत की जो पॉपुलेशन है और उसकी यहाँ पर 3/4 पॉपुलेशन, 3/4 पॉपुलेशन जो है उनकी उम्र लगभग 15 से लेकर 64 के आसपास है ना। और ये 15 से 64 एक इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन होती है जो यहाँ पर देश की इकोनॉमी में बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। और दूसरी तरफ भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, अगर आप इसे देखेंगे, फर्टिलिटी रेट क्या होता है दोस्तों, फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला अपने पूरे जीवन में कितने बच्चों को जन्म दे रही है। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन हैज इन हर लाइफ टाइम, इसी को बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट पिछले कुछ समय पर तेजी से कम हुआ है। पिछले दशकों में देखेंगे तो इसका डिक्लाइन रेट बढ़ा है। कुछ प्रोजेक्शंस ये बताते हैं, कुछ अनुमान ये बताते हैं कि आने वाले 10 सालों में, कितने, आने वाले 10 सालों में जो वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है भारत की, यानी कि जो काम करने वाली संख्या है, वो धीरे धीरे करके कम होने वाली है। जो लोग काम कर रहे हैं लगातार, वो अपने देश की इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन हो रहा है, वर्क कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो सब देश के इकोनॉमी में ऐड हो रहा है। तो अगर ये पॉपुलेशन कम होगी तो इससे यहाँ पर और बड़ी समस्याएं क्रिएट होंगी, और इस पॉपुलेशन का कम होना शुरू होने वाला है आने वाले 10 सालों में। और जैसे यहाँ पर ये शुरू होगा, आप समझना भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका एंड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास में नौजवानों की संख्या है, लेकिन फिर भी देश की इकोनॉमी उस तरीके से ग्रो नहीं हो पाई है। इवन सिनेरियो यह आ गया है कि कई सारे राज्यों में दोस्तों आज जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होता है इससे भी डाउन जा रही है पॉपुलेशन। कहने का मतलब है कि भाई आपके देश में जितनी भी जनसंख्या है उसको स्टेबल बनाने के लिए, यानी एक स्थिर बनी रहे,
तो उस हिसाब से पॉपुलेशन चलना ज़रूरी होता है। मान लो आज जितनी आबादी है उसके हिसाब से आज जितना ग्रोथ हो रहा है उसको स्टेबल रखना है, बढ़ना नहीं है, कम नहीं होना, स्टेबल रखना ज़रूरी है। तो इसी स्टेबिलिटी रेट को बोलता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। लेकिन करंटली हो क्या रहा है कि हम इस रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट के नीचे जा रहे हैं, यानी कि अब पॉपुलेशन ग्रो होना कम होती चली जा रही है। तो पहले यहाँ पे क्या होता था, अगर हमारे देश में एक स्थिर जनसंख्या बनाए रखनी है तो हमें 2.1 चिल्ड्रन पर वेमेन चाहिए, यानी हर एक महिला 2.1 चिल्ड्रन को जन्म देगी तो पॉपुलेशन स्टेबल बनी रहेगी। लेकिन कई सारे सदर्न स्टेट्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट 1.75 से भी डाउन जा चुका है। यानी अब पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है, बढ़ भी नहीं रही है, स्तर भी नहीं है, अब ये गिरनी शुरू हो जा रही है। और दूसरे स्टेट्स में भी दोस्तों यहाँ पर ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो वेस्ट बंगाल हो। तो इसी तरीके का डिक्लाइन हमको नजर आ रहा है, जो कि क्या दिखाएगा, आने वाले समय पर हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, है ना। बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उस स्तर पर ग्रो नहीं हो पाई है जैसी होनी चाहिए थी। क्योंकि इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट अगर कम होता है तो हमारे देश के लिए बड़े चैलेंजेस क्रिएट होंगे। क्योंकि अगर हम करंट समय पर देखें, थोड़ा बहुत जो गेन हुआ है, इंप्रूवमेंट्स हुए हैं एजुकेशन में, पहले के कंपैरिजन में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, इनकम में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी आज भारत जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में ही काउंट किया जाता है। तो देश का टोटल फर्टिलिटी रेट अब कम होना शुरू हो रहा है और हम लोग अभी मिडिल इनकम कंट्रीज वाले कॉन्सेप्ट में ही फंसे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो डिक्लाइन है वो आने वाले समय पर बढ़ना है, ऐसा हमें अनुमान बता रहा है। तो इसकी वजह से जो इंडिया है, क्या ये पहले ही फेलियर को फेस कर जाएगा, या फिर कह सकते हैं पहले ही जो लोग हैं वो ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे, या हम लोग कभी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे, इसको लेकर एक क्वेश्चन उठता है। क्योंकि ऐसे जो डेटा है वो हमको इसी के प्रति एक चिंता कह सकते हैं दर्शाने का ऊपर जोर देता है। तो हमें ये जो मिडिल इनकम वाला ट्रैप है ना, इसको समझना होगा। क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, जो बातें बताई गई हैं इन फैक्ट्स के बेसिस पर ये चिंताजनक विषय तो है कि भाई पॉपुलेशन की वजह से भी यहाँ पर इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हुआ। और उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात क्या है कि आज जो यूथ पॉपुलेशन है दोस्तों वो वेस्ट हो रही है, उनकी एनर्जी, उनका पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। लोग आज भी लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर जॉब्स में फंसे हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में कई सारी जगह पर कह सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उन जॉब्स में लोग लगे हुए हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं है या इतना ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देश को नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। दूसरा यहाँ पर ये बोलते हैं या तो वो कोई जॉब ही नहीं कर रहे हैं, या तो वो दूसरी तरफ बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। थोड़ा समय देना ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल बात करूँ, क्योंकि हमें हर एक चीज़ को समझना होगा। जैसे अब यूपीएससी के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो पूरा साल, 10 साल 15 साल दे रहे हैं, 10 साल दे रहे हैं, वो यहाँ पे दोस्तों मायने नहीं रखता, वो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सिंपल से बात है, 2 अटैम्प्ट तक ट्राई करना है कि हाँ 1 या 2 अटैम्प्ट नहीं हुआ तो दूसरा, लाइफ बर्बाद नहीं करनी है। तो यहाँ पर यही है कि भाई जो अनएम्प्लॉयड हैं आज के समय पर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे हुए हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो कोई जनरेशन नहीं हो पा रहा है। इससे अच्छा कुछ दूसरा वर्क कर सकते थे, दूसरी और भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास में आ सकती थी, बट वो नहीं हो पाया। ठीक है, लिबरलाइजेशन के बाद से अगर हम देखेंगे तो भारत की जो वर्क फोर्स का पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी वाला जो काम है वो भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। इससे क्या हुआ, इसी कंपैरिजन में अगर हम चाइना से कंपेयर करते तो चाइना धीरे धीरे करके आगे निकल गया। जब चाइना में लिबरलाइजेशन हुआ, चीज़ें ओपन की गई, तो उस लिबरलाइजेशन के 30 साल बाद आज वहाँ का जो वर्क फोर्स है या फिर जो वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइना भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में 70% से लोग घटकर केवल 38% बचे हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में लोगों ने योगदान देना कम किया, जबकि इंडिया की लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है स्पेशली शहरों वाले एरिया में वो अभी भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रॉब्लम्स में देखने को मिलेगा। अगर इंडिया इसी पाथ पे चलता रहेगा, जितने भी जॉब्स हमारे मार्केट में हैं, अगर हम लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स पे ही काम करते रहेंगे जिसका कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर में, तो इससे समस्या यही होगी कि हमारा देश मिडिल इनकम ट्रैप में ही फंसा रहेगा, यहीं पर आगे रहेगा। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डेवलप्ड कंट्री का जो हमने कॉन्सेप्ट सोचा हुआ है, क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे अगर ऐसे ही चलते रहे तो? क्योंकि इवन चाइना की भी अगर हम बात करेंगे, इतना सारा ग्रोथ, क्योंकि आप केवल बात से नहीं देख सकते, आप जितना स्टैटिस्टिकल डेटा देखेंगे या जितने भी फैक्ट्स देखेंगे, जो रिपोर्ट्स देखेंगे, तो उसके हिसाब से चाइना ने मैसिवली ग्रोथ को गेन किया है। ठीक है, एक अल्टीमेट यहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आज वहां पे
ट्रेन्स आपको देखने को मिलेंगी जो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से यहाँ पर चल रही है, लोगों के लिए नॉर्मल्स हैं। बुलेट ट्रेन्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो रैपिड ग्रोथ होने के बावजूद भी चाइना अभी भी धीमी गति पे चल रहा है। तो हमें सोचिए कितना ज़्यादा काम करना होगा अगर हमें चाइना से कंपैरिजन करना है। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है अपने देश में इंप्रूव करने की, और इसके लिए राइटर ने सोल्यूशन दिया है। सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में फोकस करना होगा। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जहां पे चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा रहा है। जब प्रोड्यूस करेंगे तो उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन के समय पर इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, तो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोगों को जॉब्स दी जाएंगी। तो इससे क्या होगा? ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो हमें करना क्या होगा? जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है अभी भी मेंटेन है। हमारे पास में बहुत सारी जो यूथ पॉपुलेशन है अवेलेबल है, लेकिन ये खराब ना हो जाए, ये जनसंख्या वेस्ट ना हो जाए। इनका जो पूरा का पूरा पोटेंशियल है, जो एनर्जी इनके पास में है, वो वेस्ट ना हो जाए, उसमें देर नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर में काम करना अभी से ही शुरू करना होगा। इसमें सबसे पहले हमें हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो जनरेट करनी होगी। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो। सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो तेजी से ग्रो हुआ है, लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर में भारत बहुत आगे है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आज भी हम अटके हुए हैं। इसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से ही बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती हुई नजर आएंगी, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, जो कपड़े वाली फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर 60 to 70% के आसपास महिलाएं भी काम कर रही हैं। महिलाओं को यहाँ पर एम्पावर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो महिलाओं का उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के तहत पर नहीं है आज, जितना दूसरे कंट्रीज में है। तो इस पे भी फोकस करने की जरूरत है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को हमें और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में यही मैन्युफैक्चरर्स कई सारे प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं। क्योंकि हमारे पास में सवाल यही आता है सबसे पहले कि हम बात तो कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बढ़ा रहे? फिर दिक्कत क्या है? लोगों के पास में नॉलेज है, फिर उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज हैं, तो लगाएं इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग करें, क्या दिक्कत है? तो एक रिपोर्ट ये बोलती है, वर्ल्ड बैंक का सर्वे हुआ था, उस सर्वे में हर 6 में से एक मैन्युफैक्चरर ने यह बोला कि भारत के अंदर में बिजनेस को लगाने के लिए जो लाइसेंस की प्रक्रिया है, या जितने भी परमिट्स लेने होते हैं, परमिशंस लेने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इस वजह से लोग इंडस्ट्री में उतरना नहीं चाहते, बहुत प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि भाई लैंड का एक्सेस कर पाना, है ना। हमारे पास में प्रॉपर ज़मीन नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको बड़ी ज़मीन चाहिए, तो उसको एक्सेस करने में कई सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसके अलावा 17% जो मैन्युफैक्चरर्स आज हमारे देश के, वो इस प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहे हैं, जबकि वियतनाम में केवल 3% मैन्युफैक्चरर्स इस प्रकार की समस्याएं फेस कर रहे हैं। तो दूसरे कंट्रीज में दोस्तों फिर भी ये जो बैरियर्स हैं, ये जो रुकावटें हैं, इतना सारा पेपर वर्क, रेगुलेशन, नियम कानून जो आपने लगा दिया है, या लाइसेंस वगैरह इतने ज़्यादा लगा दिए हैं, इतने सारे परमिट्स अवेलेबल करवा दिए हैं कि लोग उतरने नहीं चाह रहे इंडस्ट्री में। तो ये जो बैरियर्स है, जो रुकावटें हैं, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर में रोक लगा रही हैं। तो इंडिया को अपना बिजनेस एनवायरमेंट इंप्रूव करने की आवश्यकता है, जिससे बहुत सारे जॉब्स का क्रिएशन होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। अब फोकस करते करते राइटर कुछ सॉलिड सॉल्यूशंस को मेंशन करते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। पहली बात, हमें केंद्र सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको टैरिफ्स को कम करने होंगे। ठीक है, क्योंकि टैरिफ्स कम होंगे तो क्या होगा, जो रॉ मटेरियल्स है उसको हम सस्ता खरीद पाएंगे, और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, आइटम्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और फिर उसको एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया जा सकेगा। उसके अलावा कई सारे देश ऐसे हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो। अब यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 नेशंस हैं, उधर ब्रिटेन हो गया अलग। तो ये सब कंट्रीज के साथ में हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अटका हुआ है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में बातचीत आप फाइनलाइज कीजिए, जिससे कि यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स को एक अच्छा मार्केट मिले। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जैक्टली दोस्तों होता क्या है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दो देशों के व्यापार के दरवाजों को खोल देता है, यानी ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। अब ये जो दो देश होंगे, ये आपस में व्यापार में जितने भी टैरिफ्स या एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं वो नहीं लगाएंगे, जिससे यहाँ पर क्या होगा, जिससे यहाँ पे मार्केट को और ज़्यादा ओपन कर दिया जाएगा। तो इंडियन प्रोडक्ट्स को एक्सेस मिलेगा इन देशों में, यूरोप के अंदर में, यूके के अंदर में, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स होगा कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा बेनिफिट्स हो पाएंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें प्रोड्यूस भी करना होगा, फिर प्रोडक्शन के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम करता है, इसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है। ये आपको समझ में आ गया। फिर कुछ रिपोर्ट्स दोस्तों यहाँ पर हैं, राइटर ने कुछ रिपोर्ट्स दिए हैं,
और इनका कहना यह है कि सरकार को लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहिए। जितने भी लेबर लोग काम कर रहे हैं, जो उनकी कंडीशंस हैं उनमें सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से यहाँ पर उनके पास में भी थोड़ी बहुत पावर्स हो अच्छे से काम करने के लिए। उसके अलावा एक रीसेंट रिपोर्ट आई है प्रॉस्पेरिटी की, उसमें बोला जा रहा है बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं दोस्तों, वो अपनी आधे से ज़्यादा ज़मीन इस्तेमाल कर लेती हैं और उसके बाद कुछ ज़मीन ऐसी रह जाती है जिसके ऊपर में कई सारे प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, यानी प्रॉपर तरीके से अपनी ज़मीन का वो यूज़ नहीं कर पाते, है ना। या फिर कह सकते हैं जो वर्कर्स उस इंडस्ट्री को बनाने में या उस इंडस्ट्रियल जोन में काम कर रहे हैं उनके लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। तो ये कुछ समस्याएं, छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर में अगर हम अच्छे से सॉल्यूशंस लेकर आते हैं तो इससे बड़ा इंपैक्ट डाला जा सकता है ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो हमें यहाँ पे कोशिश करनी होगी अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड से ज़्यादा बेनिफिट्स निकालने के ऊपर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर यही पर कैपिटा इनकम ऐसे ही चलता रहेगा पहले जैसा, तो इससे प्रॉब्लम्स होंगी। तो चाइना वाला कॉन्सेप्ट अपनाइए कि चाइना ने मिलियंस ऑफ लोगों को ट्रांजिशन किया एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ आगे बढ़े, जिस वजह से दुनिया भर का जो मार्केट है ये कैप्चर कर चुके हैं। तो ये समय सही है कि इंडिया को अपने आप को पीछे ढकेलने के बजाय अपनी यूथ पॉपुलेशन को सही तरीके से यूज़ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आई होप आपको यहाँ पर ये अच्छे से पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है वो समझ में आ चुका है एग्जैक्टली राइटर क्या कहना चाहता है। अब दोस्तों आप लोगों से मैं एक मेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर दीजिएगा। ये ज़रूरी है इसका आंसर लिखना क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है ये। चलिए, तो क्वेश्चन ये है, टू रीप इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड बिफोर इट बिकम्स टू लेट, इंडिया मस्ट क्रिएट जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग एलॉबरेट। कहने का मतलब क्या है, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, उससे पहले हमारी जो जनसंख्या है इसका जो जितना ज़्यादा लाभ उठाना है उसको हम उठा लिए, ठीक है। तो भारत को अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी निर्माण क्षेत्र है इसमें नौकरियां पैदा करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें अपनी पॉपुलेशन का अपने देश के प्रति। इसके ऊपर में ज़रा विस्तार से चर्चा कीजिए। यही चीज़ यहाँ पे दोस्तों हिंदी में लिखी हुई है, आप ज़रा आराम से इसके ऊपर विचार करके एक अच्छा सा आंसर लिखिएगा। 250 शब्दों में लिखेगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करना, जिससे आप सभी लोगों को फायदा होगा और सामने वाले को भी यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ यानी अगले इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ आते हैं। ये आज का हमारा डेटा पॉइंट है और पेज नंबर 9 पे प्रेजेंट है। क्या बात करता है डेटा पॉइंट, समझिएगा। डिक्लाइनिंग हेल्थ स्पेंडिंग रिस्क, और इससे क्या होगा, एसडीजी गोल्स के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा। एक्चुअली में ये डेटा पॉइंट ये समझाता है कि आज हमारे दुनिया में जो कंट्रीज हैं उसमें आती है एक ऐसी कंट्री जो है लो इनकम कंट्री और एक होती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज, जिसमें मिडिल इनकम लोग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। तो इंडिया भी दोस्तों लो मिडिल इनकम कंट्रीज के कैटेगरी में कवर किया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो देश हैं, इन देशों में सबसे बड़ी समस्या यह है हेल्थ के ऊपर में जो खर्चा जाता है, सरकार हेल्थ के ऊपर में जो खर्च करती है ताकि अपने देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सके, लोग अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो उनका सस्ते दाम में इलाज हो जाए, तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे देशों में नहीं हो रही है। इवन प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, अपने हिसाब से प्राइसेस डिसाइड कर रखे हैं, प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं कि छोटी सी बीमारी अगर किसी इंसान को होती है और वो प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है, एडमिट हो जाता है, तो उसका हज़ारों लाखों तक का बिल जो है वो बन जाता है। तो लोगों का जो आउट ऑफ एक्सपेंडिचर है, पॉकेट एक्सपेंडिचर, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ पे हो रहा है। लोगों का खर्चा अपनी बीमारियों को ठीक करने में हो रहा है। कई सारे लोग यहाँ पर गरीबी की चपेट में आ जाते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बोला है कि मिडिल इनकम क्लास वाले लोग, कई सारे लोग ऐसे हैं जो किसी बीमारी का इलाज करवाते करवाते पॉवर्टी वाले लाइन में आ गए, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट होना जरूरी है। हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग करना सरकार का जरूरी है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का एक पेपर है जिसका नाम है क्या, पीक नाम है, और इस वाले पेपर के अंदर में कुछ 4 सेक्टर्स कवर करे गए हैं। ये आप देखिएगा, जो पहला चार्ट है वो ये बोलता है कि भाई 2019-2020, ये अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ऊपर रेड लाइन चल रही है ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज को दर्शाता है और जो नीचे ब्लू लाइन है ये लो इनकम कंट्रीज को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस चार्ट में मेंशन किया जा रहा है कि इन देशों का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा हूँ, हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर में जो सरकार ने खर्चा किया है, हेल्थ के ऊपर में जो सरकार ने खर्चा किया है वो 2019 से थोड़ा सा बढ़ा और कोविड के समय पर बढ़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके स्पेशली लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, जिसमें इंडिया भी आ रहा है, तो पहले ये बढ़ा लेकिन फिर कम होता चला गया और आज 2023 में भी ये कम हो गया है। तो 2020 में जब हमारे पास में आपदा आई, कोविड-19 देखने को मिला,
तब तो हमने खर्चा किया ज़्यादा, अब क्या हुआ, चीज़ें थोड़ा सा इंप्रूव हो गई तो हमने वापस से खर्चा कम करना शुरू कर दिया। तो क्या ये सही है? पहले के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, बट वो इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई पड़ रहा और पीछे जा रहे हैं हम। वही सिनेरियो दोस्तों इस वाले दूसरे वाले चार्ट में दिखाया गया है कि अगर आप देखेंगे तो जो रियल ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा बाय द इनकम ग्रुप, ये अगर आप देखेंगे तो 2015-19 में ये ज़्यादा था, अब ये यहाँ पर ये कम हो रहा है। तो हर तरीके से, चाहे वो आप लोग 4th नंबर वाला चार्ट देखेंगे, जो हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर में खर्चा जा रहा है स्पेशली इंडिया के अंदर में, वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिला है। और अभी करेंटली अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर में इतना ज़्यादा नहीं खर्च कर रही है, ये यहाँ पर ये रिपोर्ट बोलती है। और अगर हम लोग अपने हेल्थ के ऊपर में ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं खर्च करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। अब ये आपको पता ही है, टोटल इस तरीके के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और इन गोल्स को हमें 2030 तक अचीव करना है दुनिया भर की कंट्रीज़ को। इस गोल में क्या क्या है? पहला, गरीबी को ख़त्म करना। और इससे क्या हो रहा है, पहली चीज़, हेल्थ के ऊपर भी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि मिडिल इनकम से पॉवर्टी वाली लाइन में जा रहे हैं, तो गरीबी कहाँ खत्म हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि पॉवर्टी को काउंटर करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्थ एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसी वजह से तो रिस्क में है कि अगर हम अच्छा एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे असर पड़ेगा। पॉवर्टी, अब पॉवर्टी हो जाएगी तो यहाँ पर भुखमरी होगी, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी हेल्थ नहीं मेंटेन हो पाएगी, एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, सब एक साथ लिंक कर सकते हैं, है ना। साफ पीने का पानी नहीं मिलेगा, ऐसे इश्यूज यहाँ पे हमको नजर आएंगे। तो हमें अच्छे से हेल्थ एक्सपेंडिचर का ध्यान रखना होगा। नाउ अब इसी के आधार पे दोस्तों एग्जाम में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो हेल्थ सेक्टर का स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली क्या है और कैसे परफॉर्म करता है। आइए मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। ये जो आपने आर्टिकल देखा है ना, इससे हटकर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर शेयर की है, वो भी डिटेल से। अब ये क्या बोल रहा है समझिएगा। जब बात करते हैं भारत में दोस्तों हम लोग हेल्थ सेक्टर की, तो इसके अंदर में आपके हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारे इसी हेल्थ सेक्टर में आती है। तो इंडिया का जो पूरा हेल्थ सेक्टर डिलीवरी सिस्टम है ये 2 कंपोनेंट्स में बटा हुआ है। हमारे पास में एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, दूसरा प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है। जब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में, तो पब्लिक सेक्टर में दोस्तों आपको पता है सेकेंडरी और टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ठीक है, कोई बीमारी हो गई तो उसके लिए यहाँ पर आप जा सकते हैं हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने के लिए। ठीक है, कुछ शहरों के अंदर में इस तरीके के जो हॉस्पिटल्स है वो यहाँ पर बना लिए जाते हैं। उसके अलावा कई बार जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उसको भी यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जगह जगह गांव वाले क्षेत्रों में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बना दिए जाते हैं, जो आपको नॉर्मल बुखार खांसी जुकाम हो जाता है उसको ट्रीट कर सकते हैं। उससे एडवांस बीमारी है तो वो सेकेंडरी और टर्शरी केयर के अंदर में दिखाया जाता है। ठीक है, जबकि प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी इस प्रकार का, प्राइवेट सेक्टर में मेजोरिटी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो स्पेशली बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आज का भारत का हेल्थ सेक्टर का सिनेरियो प्रेजेंट है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ, हेल्थ सेक्टर किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको साइड में हटाओ, वो तो हमें पता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर में प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट हमारे हेल्थ के ऊपर में इतना अच्छा खर्चा नहीं कर पा रही है। यही तो एक सबसे बड़ा क्राइसिस है हेल्थ सेक्टर में, इसी को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आखिरकार कितना खर्च हो रहा है हेल्थ एक्सपेंडिचर पे, जरा ये बताइए। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आती है हमारी नेशनल हेल्थ अकाउंट की, और इनके अकॉर्डिंग बताया गया कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, यानी लोग अपनी कमाई का कितना खर्च कर रहे हैं अपने हेल्थ के ऊपर में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो टोटल मेडिकल स्पेंडिंग है हर एक व्यक्ति के पॉकेट से जो हो रही है, मतलब इमेजिन कीजिए 47% से ज्यादा जो टोटल मेडिकल स्पेंडिंग है वो लोगों की जेब से जा रही है। इमेजिन कर रहे हैं। तो इंडिया का जो टोटल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो लगभग हमारे जीडीपी का 2.3% है। यानी जो लोग बीमारी में फंस जाते हैं और उसके बाद में जो उनके जेब से खर्चा होता है केवल उस बीमारी को ठीक करने के लिए, हमारे देश का जो टोटल जीडीपी है दोस्तों, उस जीडीपी का 2.3% आपको यह देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं तो क्या है, लोगों का आधा पैसा इस पे चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत लो है। टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अगर हम देखेंगे हेल्थ, क्योंकि हर साल बजट आता है आपको पता है, तो इस बार यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट है 2023-24 के लिए सरकार ने 86,175 करोड़ रुपए अनाउंस किया, 86,175 करोड़। इसका मतलब अगर हम एवरी सिटीजन के हिसाब से लगाएं
तो इस अमाउंट में हर एक नागरिक के लिए केवल 615 रुपये खर्चा जाएगा उसके हेल्थ के लिए, जबकि यहाँ पे लोगों की जेब से ही इतना खर्चा हो जा रहा है। ये है टोटल स्पेंडिंग। तो इसके बीच का जो ये डिफरेंस है ना, यही हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर में बर्डन डाल देता है। अब दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इंडिया में हेल्थ केयर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। जितने दूसरी भी चीज़ों की महंगाई है उससे ज़्यादा खर्चा आता है इलाज करवाने में। कुछ डेटा एस्टिमेट है वो ये बोलता है कि हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 2023 की अगर हम बात करें, यानी पिछले साल, वो 9.6% से बढ़ा और 2024 में ये 11% से बढ़ेगा, ऐसा एक्सपेक्टेड डेटा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर बात आती है लोअर हेल्थ कवरेज की, यानी आज इन हेल्थ कवरेज को लेकर एक इंश्योरेंस स्कीम वगैरह गवर्नमेंट चलाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है इंडिया में वो बहुत लो है। हर किसी व्यक्ति के पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। पता है, लगभग 400 मिलियन ऐसे व्यक्ति हैं भारत में जिनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस का कोई भी एक्सेस नहीं है। तो इसका कवरेज ही बहुत ज़्यादा कम है, तो लोगों को बेनिफिट्स भी इसके नहीं मिल पाते। ये एक समस्या है। तो दोस्तों, हेल्थ एक्सपेंडिचर का भारत में क्या सिनेरियो है, इसको आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा, अब बात आती है कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर को हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, क्योंकि हम ये आर्टिकल डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये हमें सुधारना होगा, सरकार को ज्यादा खर्च करना होगा हेल्थ के सेक्टर के ऊपर में, ताकि लोगों की जेब से इतना खर्चा ना हो। और इसको सुधारने के बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा क्या होगा, सबसे पहला फायदा होगा कि भाई लोगों को अच्छा हेल्थ केयर मिल पाएगा। क्योंकि एक स्टडी बताती है लैंसेट की, उसमें यह बोला गया है कि इंडिया करंट समय पर जब बात आती है हेल्थ केयर में अच्छी क्वालिटी के इलाज की, तो क्वालिटी वाले इलाज के मामले में 195 कंट्रीज का ये इंडेक्स रेडी किया गया था, जिसमें भारत को 145वीं रैंक दी गई थी। यानी चाइना, इवन बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से भी पीछे रखा गया। तो हमें ज़रूरत है कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है इसको हम थोड़ा सा कम कर सकें, डिक्रीज कर सकें, ताकि आने वाले समय पर भविष्य में कोई बीमारी होती है तो उसको आराम से इंसान झेल सके, लड़ सके। क्योंकि उसका हेल्थ केयर जो चीज़ें हैं, उसका सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हेल्थ केयर अफोर्डेबल बन जाएगा तो इससे हम बहुत सारे नए रिसर्च कर पाएंगे, तुरंत बीमारी का पता लग पाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो सकेगा, इंप्रूव हो सकेगा हमारा पूरा हेल्थ आउटकम, हमारे हेल्थ सेक्टर पर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और फायदा होगा, वो फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है, जो लोग यहाँ पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला WHO की रिपोर्ट है, वो WHO की रिपोर्ट ये बोलती है कि लगभग 55 मिलियन लोग, 55 मिलियन लोग ऐसे हैं जो हर साल गरीबी की चपेट में आ जाते हैं, या गरीबी से ही बुरा हाल हो जा रहा है, केवल इलाज करवाते करवाते, हेल्थ के ऊपर में खर्चा करके। तो ये चीज़ें सुधर पाएंगी अगर यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हेल्थ के ऊपर में बढ़ता है। तो समझ गए, तो ये एडवांटेजेस होंगे हेल्थ एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके। ठीक, अब आता है वे फॉरवर्ड, यानी कि लास्ट में कुछ सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए। तो पहली चीज़, हमें जैसे नीति आयोग का जो एक्शन प्लान है हेल्थ के लिए, उसको लागू करना होगा। क्योंकि नीति आयोग पहले ही रिकमेंड कर चुका है कि हमें पब्लिक हेल्थ के ऊपर में फोकस करना जरूरी है, और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना जरूरी है ना। ये कहने का मतलब है कि भाई पहले हम लोग अपने हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर ध्यान दें, बाकी दूसरी चीज़ों के ऊपर भी बजट को एनालाइज किया जाए। दूसरा क्या है, हमें हेल्थ केयर जो रेट्स वगैरह हैं उसको लॉजिकल बनाना होगा। इसके लेकर एक गवर्नमेंट रूल लेकर आई थी, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल 2010 का नियम था। तो यहाँ पे क्या था, हमने एक प्रॉपर रेट डिसाइड करने की बात की थी। तो हेल्थ केयर के अंदर में एक अच्छा रेट डिसाइड करना जरूरी है। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर हेल्थ केयर कॉस्ट मैनेजमेंट, ये चीज़ स्टार्ट की जा सकती है। गवर्नमेंट को यहाँ पर एक पूरा कमीशन तैयार करना होगा, ताकि वो रिकमेंडेशन देते रहे कि हमें किस तरीके से हेल्थ केयर पर खर्चा करना है। यानी एक बॉडी अलग से बन जाएगी जो हमारे हेल्थ केयर के परफॉर्मेंस को मॉनिटर लगातार कर रही होगी, और उसके हिसाब से हमको प्रॉपर तरीके से डिसीजंस देगी और एक अच्छे स्टेप्स यहाँ पर लिए जा सकेंगे। तो ये था दोस्तों यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, आप सभी लोग मिलकर इसको सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, हो सकता है मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेना और उससे जल्दी जल्दी आपका वीडियो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात होती है अगले आर्टिकल की, जिसको पेज नंबर 11 पर कवर किया गया है। बात हो रही है हाउ डू लाइटनिंग रॉड्स प्रिवेंटिंग लाइटनिंग स्ट्राइक्स फ्रॉम रीचिंग अ पीपल। तो ये क्यों कवर किया गया? लाइटनिंग स्ट्राइक्स मतलब क्या है? बिजली का कड़कना, और कड़क कर सीधा गिर जाना। कई बार गिरती है, कई बार नहीं गिरती, आपस में बिजली टकराती रहती है आसमान में। ये आपने देखा होगा बरसात के समय पे, जब ये आंधी तूफान आता है, यानी थंडर स्टॉर्म वाला सीन जब बनता है, तभी ये बिजलियां कड़कती हैं।
इवन ये बोला जा रहा है कि जो लगातार क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी लाइटनिंग स्ट्राइक्स और ज़्यादा कॉमन बन चुकी है और हर साल लगभग 24,000 लोगों की जान जा रही है पूरे दुनिया में इन्हीं लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से। इतना ही नहीं, भारत में 2022 में लगभग 2,887 लोगों की यहाँ पे जान गई है इस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से। तो कहने का मतलब है यह बड़ा नेचुरल डिजास्टर है, आज हम इसको इग्नोर कर देते हैं, आज इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहा। तो ये एक साइलेंट सा, चुपचाप सा एक ऐसा किलर है जो लोगों को मार रहा है, हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसी को लेकर राइटर ने ये पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कस किया है। आइए अब मैं आपको लाइटनिंग रॉड क्या है, क्योंकि स्पेशली इस वाले आर्टिकल में जो मेन फोकस है वो है लाइटनिंग रॉड्स के ऊपर, कि लाइटनिंग रॉड्स आपको इस बिजली के गिरने से कैसे बचा सकती है, आपकी बिल्डिंग को कैसे बचा सकती है। तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई ना। इससे पहले यहां पर आपको बेस समझना होगा ना। पहले बेस की लाइटनिंग स्ट्राइक होती क्या है, बिजली आखिरकार गिरती कैसे है, इसके पीछे के मेन कारण कॉजेस क्या है, पहले ये जानो। उसके बाद यहां पे आप ये आर्टिकल में पढ़ोगे लाइटनिंग रॉड का काम क्या है, आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सिनेरियो। अब सुनिएगा दोस्तों, चलिए मैं आपको बता रहा हूं बिजली का कड़कना का पूरा प्रोसेस। होता यह है कि पहले आपके थंडर क्लाउड बनते हैं। जब आंधी वगैरह आ रही होती है, तूफान वगैरह आ रहे होते हैं, तो आसमान में बादल बनते हैं और बादल में छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि ये होता क्या है, जो वाटर वेपर है ये उठ रहा है, ऊपर जा रहा है पानी और उससे बर्फ बन जाती है, और बर्फ बनने के बाद में क्या है, वही आपके क्लाउड्स कहलाते हैं। वो तैरती हुई बर्फ ही तो है, ठीक है। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ आइस पार्टिकल्स बड़े हैं, फिर छोटे छोटे आपको वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलेंगे। ये आपस में टकरा रहे होते हैं, गर्जने की जो आवाज आती है, सब टकरा रहे होते हैं। तो जो यहाँ पर ये दोस्तों इनके बीच में टकराहट होती है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि यहीं से ही बहुत सारा कह सकते हैं कि जो चार्जेस हैं वो जनरेट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे जनरेट होता है। सबसे पहले जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या आइस पार्टिकल्स, इनका कॉलिशन हो रहा है, क्योंकि ये बादल जो बने हैं इनके अंदर में पानी भी है, बर्फ भी है, आपस में टकरा रहे हैं, जिस वजह से जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं बादल में वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और इम्बैलेंस होते होते बादल में जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर चले जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो नीचे चले जाता है। कहोगे ये कहाँ पे आ गए सर, अब ये तो समझ में आ नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक फोटो दिखाता हूँ जिससे आपको मजेदार तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यह है आपका एक क्लाउड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बादल का फोटो दिख रहा है ना। चलो मैं एक बार क्लाउड को ड्रॉ भी कर देता हूँ, आराम से चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, काम खत्म, उसके बाद किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं। ये हमने बनाया क्लाउड और हमने बोला कि ये जो आपस में कोलिशन हो रहा है वो तो आप समझ गए कि कैसे यहाँ पे चार्जेस का इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। अब जो चार्जेस का इम्बैलेंस जो वर्ड मैंने यूज़ किया है ना, तो इसमें हुआ क्या एक्चुअली में, जो बादल के ऊपर की साइड है, ठीक है, जो ये यहाँ पर आपको क्लाउड्स का ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये ऊपर बादल में पॉजिटिव चार्ज, प्लस में प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गए, ठीक है। और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, इस बादल का जो बॉटम वाला पोर्शन है, ये हो गया बॉटम और ये हो गया यहाँ पर इसका टॉप। तो बॉटम में यहाँ पर इसके कौन से चार्जेस जनरेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे जो इसके पॉजिटिव चार्जेस हैं यानी प्रोटॉन आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए ना। तो होता यह है कि ये चार्ज जनरेट हो गए, ऊपर हो गए नेगेटिव और नीचे, सॉरी, ऊपर यहाँ पर हो गए पॉजिटिव और नीचे यहाँ पर इसके जनरेट हो गए नेगेटिव। अब दोस्तों आगे की बात सुनिए। अब दोस्तों मान लो यहाँ पे नीचे है हमारा पूरा ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको घासें देखने को मिल जाएंगी, पेड़ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब घासें हैं, हवा चल रही है, आपस में टकरा रही हैं, घर्षण हो रहा है, इसमें भी चार्जेस जनरेट हो रहे हैं। और होता एक्चुअली में यह है कि जो हमारे ग्राउंड के ऊपर में चार्जेस होते हैं, नीचे सतह के ऊपर में जो चार्जेस होते हैं, ये ऊपर बादल में जो चार्जेस जनरेट हुए हैं ना, इसके ऊपर भी कई बार इन्फ्लुएंस होता है या फिर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो थंडर स्टॉर्म है, ये जस्ट हमारे यानी ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर इस तरीके से बादल जनरेट हो गए। और इस क्लाउड के निचले वाले हिस्से में जो नेगेटिव चार्जेस है वो देखने को मिल जाएंगे और नीचे आपको ग्राउंड पर देखने को मिल जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे ज़मीन पर बन गए पॉजिटिव चार्जेस। और आपको पता है अगर ये चार्जेस अपोजिट हो जाते हैं तो आपस में इस तरीके से ये मैच कर जाते हैं। तो कहने का मतलब है ऊपर यहाँ पे बादल के नीचे है नेगेटिव और नीचे धरती पर है पॉजिटिव चार्ज, और इसी से क्या होगा, ये आपस में दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यहीं पे दोस्तों बिजली पैदा हो जाती है, यानी कि लाइटनिंग स्ट्राइक हमको देखने को मिल जाता है।
तो कहोगे ऐसे लाइटनिंग स्ट्राइक फिर तो बादल में भी होता होगा। हाँ जी बिल्कुल, आपस में बादल में पॉजिटिव नेगेटिव टकराते रहते हैं, या फिर इसके बराबर में कोई दूसरा बादल है उसके पॉजिटिव नेगेटिव आपस में टकरा रहते हैं। तो इससे भी यहाँ पर आप देख पाओगे एक बादल से दूसरे बादल में बिजली ट्रांसफर हो रही है ना। बादल आसमान में देखते हैं बिजली कड़क रही है, तो वो ऊपर इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये टकराना होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके से ऊपर बादल से सीधा ग्राउंड पे ये बिजली ट्रांसफर हो जाती है। अब आगे की बात सुनते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि शुरुआत में, क्योंकि आपने बोला इसमें इस तरीके से ये चार्जेस रहेंगे, तो ये चार्जेस रहेंगे तो हमेशा बिजली कड़कती रहनी चाहिए? नहीं, हमेशा क्यों नहीं कड़कती, क्योंकि दोस्तों बीच में हवा भी पास हो रही है, एयर भी तो होती है ना। तो हवा एज अ इंसुलेटर का काम करती है। अब बादल में हवा क्या करती है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, पढ़ाया है मैंने आपको। इंसुलेटर एक ऐसी चीज है जिसमें से करंट पास नहीं होता। तो अगर बीच में यहाँ पे मान लो हवा है, इंसुलेटर का काम कर रही है, तो ये दोनों आपस में टकराएंगे ही नहीं, कोई लाइटनिंग पैदा ही नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये चार्जेस उस समय पर, थंडर स्टॉर्म के समय पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि ये इंसुलेटर काम नहीं करता, आपस में मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद धमाका यानी लाइटनिंग स्ट्राइक हमको देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों लाइटनिंग स्ट्राइक के पीछे के कॉजेज आपको देखने को मिल जाएंगे, ये इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा, रीजन आपको बता चुका हूं। एक घटना बताता हूं, ओडिशा की है। ओडिशा में दोस्तों तारीख थी 2 सितंबर 2023। 2 सितंबर 2023 को 2 घंटे के अंदर अंदर 61,000 से ज्यादा बार बिजली कड़कती हुई हमको देखने को मिली थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो रही थी। एक बहुत भयानक थंडरस्टॉर्म जनरेट हुआ था, वो यहाँ पे बताया जा रहा है एज एग्जाम्पल के तौर पर। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब आगे इसकी बात सुनिए कि सर ये बिजली तो फिर घरों के ऊपर गिर जाती होगी, बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती होगी। हाँ, गिर सकती है, ये नहीं कह सकते नहीं गिर सकती। अभी रिपोर्ट पढ़ी हमने, इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। यूएसए में लोग अटके रहते हैं कई बार, यूएसए में कई सारी हजारों लोगों की मृत्यु होती है कि किस चीज को लेकर, ये लाइटनिंग रॉड्स को लेकर, सॉरी लाइटनिंग स्ट्राइक को लेकर। तो होता क्या है, इस वजह से बिल्डिंग्स को बिजली गिरने से बचाने के लिए, ध्यान रखना, क्योंकि जो ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उनमें इस तरीके के रॉड लगाए जाते हैं। ये इसका पूरा कैलकुलेशन करने का तरीका होता है कि भाई आपकी स्ट्रक्चर की हाइट कितनी है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है कि भाई इसमें रॉड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। वैसे जो ऊंचे स्ट्रक्चर होते हैं उनको इस तरीके की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई। एग्जाम्पल ये लो, यहाँ पर मान लो ये ग्राउंड है और इसमें यहाँ पर ये घासें हैं, और उसके अलावा यहाँ पर क्या है, ये आपका पेड़ हो गया। अब एक्चुअली में होता क्या है, मान लो जो बिजली आ रही है आप देख पाते होंगे सबसे ज्यादा पेड़ों पर ही गिरती है। क्यों? क्योंकि जब बिजली गिर रही होती है तो उसको जो सबसे ऊपर चीज मिलेगी पहले उस पर गिरेगी। तो जितने भी यहाँ पर टॉलेस्ट स्ट्रक्चर दोस्तों देखने को मिल जाते हैं, सबसे पहले वो उन्हीं को पकड़ेगी। जो निचला हिस्सा है उसमें तो बाद में आएगी, और पहले ही टकरा गई तो सबसे ऊपर जो उसको मिल गया उस पर गिर गई। तो इस तरीके से बिल्डिंग्स के ऊपर में लाइटनिंग रॉड्स लगा दी जाती हैं। समझ रहे हैं? अब ये जो लाइटनिंग रॉड है वो इस तरीके से दिखाई पड़ती है, ये काफी ज्यादा बड़ी होती है, बिल्डिंग्स के ऊपर लगा दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये रॉड बनती कैसे है, इसमें एल्यूमिनियम और कॉपर का यूज किया जाता है। अब एल्यूमिनियम कॉपर दोनों आपको पता है ये क्या करते हैं, कंडक्टर का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया हवा इंसुलेटर का काम करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का काम करती है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने का काम करता है। कंडक्टर क्या होता है भाई, कॉपर क्या है, कॉपर का वायर ले लो, इधर से आप बिजली छोड़ोगे यहां तक जाएगी आराम से, है ना, तो फ्लो होगी आराम से। लेकिन इंसुलेटर में फ्लो नहीं होती है। तो ये कंडक्टर हैं हमारे एल्यूमिनियम और कॉपर, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो लाइटिंग के लिए हमने रॉड लगा दी इधर ऊपर, और रॉड लगाने के बाद में एक तार लेकर चले गए हम सीधा, और पूरे बिल्डिंग को कवर करते हुए एक वायर चला दिया और सीधा ग्राउंड में ले जाकर यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर दिया। जिससे क्या होगा कि अगर बिजली ऊपर कड़कती है तो यही चार्ज जाएगा इधर रॉड में, और ये जो रॉड है इस पूरे बिजली को पूरे तार से सीधा बहता हुआ फेंक देगा नीचे ग्राउंड के अंदर में, जमीन के अंदर में, यानी पृथ्वी के नीचे दोस्तों यहां पर इस बिजली को ट्रांसफर कर देता है ये पर्टिकुलर रॉड। इस तरीके से इस रॉड की वर्किंग होती है। तो क्वेश्चन यह है क्या ये बेहतर है? हाँ बिल्कुल, एक अच्छा स्टेप होता है इस रॉड को इंस्टॉल करना, स्पेशली जो हाइट वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर में। ठीक है, और लाइटिंग रॉड को मैंने आपको बताया किससे कनेक्ट कर देते हैं, हम सीधा ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, जहां पे सारा का सारा बिजली का अगर कोई स्ट्राइक आता है तो सीधा जमीन में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आइडिया इसलिए लाया गया है क्योंकि दोस्तों पृथ्वी एक ऐसी चीज है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसी ना किसी तो बेसिस पे लाया गया होगा। हाँ, तो ऐसे लेकर आया गया क्योंकि पृथ्वी को हम देखते हैं तो वो एक ऐसा बकेट है जिसमें आप आराम से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्जेस को भेज सकते हैं। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्जेस यहां पे रह सकता है।
तो इस वजह से यहाँ पर अर्थ को ही चूज किया गया। अर्थ एक कह सकते हैं बकेट की तरह काम करेगा, तो लाइटनिंग स्ट्राइक आएगी तो सीधा यहाँ पे उसको हम अर्थ में ही ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, बस इतना सही यहाँ पे ध्यान में रखना है। वर्किंग प्रोसेस क्या है, क्यों करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। कारण अब ये कैसे होता है, ये देखिए बादल में किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, है ना। आइस क्रिस्टल टकराते हैं, इससे बनता है, नीचे घासों में घर्षण हो रहा है, उसकी वजह से चार्जेस बनते हैं, फिर ऊपर सीधा ऊपर जो बादल का नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है ग्राउंड पे। वो सब एक फोटो के माध्यम से भी मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए, हाँ ये देखो, ये फोटो कितना ज़्यादा भयानक सा लग रहा है फोटो है। यहाँ पे इस फोटो से रिलेटेड मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ और इस साल 2024 में भी पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, दुनिया में एक ऐसी झील है, एक ऐसी लेक है जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है, सबसे ज़्यादा घंटों के हिसाब से वहाँ बिजली गिरती रहती है। उस झील का नाम बताओ और वो झील कहाँ पर है, ज़रा उसके बारे में बताओ। कुछ ऐसा दृश्य यहाँ पे उस झील के पास में देखने को मिलता है। चलो फटाफट नाम लिख दो उसका, तब तक हम अगले आर्टिकल को कवर करते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे बात हो रही है एम्पॉक्स क्लैड ला के बारे में। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या, जो हमारे साइंटिस्ट हैं अभी तक क्या कर रहे थे। अच्छा एक मिनट रुको, पहले इस आर्टिकल को मत पढ़ो, पहले यहाँ पर थोड़ा सा मंकी पॉक्स के बारे में जान लो, ताकि आपको एक समझ में आए और आर्टिकल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। तो जब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग मंकी पॉक्स के बारे में, तो मंकी पॉक्स एक जूनोटिक वायरल डिजीज़ है, एक ऐसा डिजीज़ जो कि यहाँ पर जानवरों से इंसानों में फैलता है और फिर इंसानों में ही यहाँ पर आपको फैलता हुआ देखने को मिल जाता है। अब मंकी पॉक्स वायरस के बहुत सारे प्रकार के सिम्टम्स आपको नजर आते हैं। जैसे एक इंसान को मंकी पॉक्स वायरस हो भी जाए तो उसका जो गर्दन है, गला है, वो सूज जाता है, लिम्फ नोड्स में स्वेलन आ जाती है, मसल्स में दर्द होता है, बुखार हो जाता है, हेडेक होता है, बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, इस प्रकार के पिंपल्स बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स जिसको बोलते हैं। ये सब मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होता है। तो ये बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती हुई हमको नजर आती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब मंकी पॉक्स वायरस को टैकल करने के लिए कई सारी प्रकार की जो वैक्सीन वगैरह है वो भी रेडी की गई है। आपको पता होगा पिछले कुछ समय पर मंकी पॉक्स वायरस बहुत ही ज़्यादा खबरों में रहा है। ठीक है, अगर हम मंकी पॉक्स वायरस का इतिहास देखें तो लगभग 1958 में ये जो सबसे पहली बार है वायरस ये डिस्कवर किया गया था। कहाँ पर, डेनमार्क के अंदर कुछ जानवरों में ये पाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, पहले तो मंकी में देखने को मिला जिस वजह से मंकी पॉक्स रख दिया गया। बाकी 1970 के अंदर में ह्यूमंस में पहला केस पाया गया और ह्यूमंस में जो पहला केस था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी के अफ्रीकन कंट्री है, पीछे आपको दिख रहा होगा ये है डीआरसी। यहीं पर सबसे पहला केस मंकी पॉक्स वायरस का देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब मंकी पॉक्स वायरस केवल बंदर के काटने से नहीं होता है दोस्तों, इसमें दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं, एनिमल बाइट की वजह से हो सकता है, क्योंकि अभी इसको लेकर ज़्यादा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि शुरुआत मंकी से ही हुई है। इसको लेकर ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं बताती हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बाकी एक इंसान से दूसरे इंसान में ये ट्रांसमिट हो सकता है आराम से। अब ट्रांसमिट होने के पीछे के कई सारे रीजंस आपको ये देखने को मिल जाएंगे, जैसे बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि मान लो एक व्यक्ति है जो मंकी पॉक्स वायरस से पीड़ित है, उसके बॉडी में ब्लिस्टर्स हैं, इस तरीके के पिंपल्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके लिक्विड के टच में आ जाता है या उसके बॉडी फ्लूइड के, उसके पसीने के टच में आ जाता है, तो उससे मंकी पॉक्स वायरस ट्रांसमिट हो सकता है नॉर्मल इंसान में। या फेस टू फेस क्लोज आ जाता है, स्किन टू स्किन ड्रॉपलेट्स का एक्सचेंज हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं लगभग कोई लंबे समय से कांटेक्ट में है, थोड़ा दूरी बना के रखा है, फिर भी 4-7 घंटे तक कांटेक्ट में है, घंटों तक कांटेक्ट में है, तो इससे यहाँ पे मंकी पॉक्स वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर किसिंग, सेक्स, मल्टीपल और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे ये जो बीमारी है वो ट्रांसमिट हो सकती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। हाल ही की जो स्टडी है वो ये बताती है कि मंकी पॉक्स वायरस जो है ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर इसको टैकल ना किया जाए। अब इसी पॉक्स वायरस के बहुत सारे वेरिएंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक होता है क्लेड 1 है, दूसरा है क्लेड 2। क्लेड 1 जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ बना देता है। क्लेड 2 से खतरनाक होता है क्लेड 1। क्लेड 1 में एक इंसान की जान भी जा सकती है दोस्तों, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अब जो ये क्लेड 1 वाला वायरस आपको दिख रहा है ये कह सकते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है इसके अंदर में शॉर्ट पीरियड के लिए, है ना। और ये जो बीमारी है ये सेक्स के माध्यम से ट्रांसमिट भी हो सकती है, जबकि क्लेड 2 वाला जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर है। क्लेड 1 वाला ज़्यादा सीवर केस है, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब यहीं पर यह बोला जा रहा है कि इस वाले पर्टिकुलर सिचुएशन को देखोगे तो यहाँ पर एक एमपॉक्स है, और एक एमपॉक्स कौन सा है, ये क्लेड IA है। ठीक है, क्लेड IA करके यहाँ पर ये वेरिएंट है इसका। ये वेरिएंट इतना ज़्यादा खतरनाक साबित नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे बोला जा रहा है कि मंकी पॉक्स वायरस में इतने सारे बदलाव हो गए हैं कि नए नए वेरिएंट्स मार्केट में आ चुके हैं। साइंटिस्ट का कहना यहाँ पर यह है कि मंकी पॉक्स वायरस 2022-23 में वापस आया, और WHO ने दोस्तों इसी वायरस को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया कि भाई पूरे दुनिया के लिए ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है।
तो जो क्लेड आईए करा गया है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना जाना माना मंकी पॉक्स वायरस है, जो केवल एक इन्फेक्शन ह्यूमंस में स्पेशली बच्चों में देखने को मिला करता था। लगभग 1970 से ये इन्फेक्शंस देखने को मिलता है। ये ट्रांसमिशन यहाँ पर एनिमल से ह्यूमंस में भी होता था, लेकिन रिसर्चर्स ये देखते हैं दोस्तों कि उन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को नोट किया है कि पहले अगर आप देखोगे, इतिहास में देखोगे, तो ये वाला जो वेरिएंट है ये केवल जानवरों से इंसान में जाता था, बाकी इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता था। लेकिन रिसर्चर्स ये बताते हैं कि इसके अंदर भी कई सारे प्रकार के चेंजेस हो चुके हैं, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब बदलाव होना। तो वायरस में म्यूटेशन काफ़ी खतरनाक साबित हो जाता है अक्सर। तो 63% के आसपास जो ये म्यूटेशन हुआ, इसकी वजह से जो ये क्लेड आईए करके इन्फेक्शन है ये दोस्तों हो गया खतरनाक। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वायरस आज इंसानों से इंसानों में भी ट्रांसमिट हो सकता है। ये कैपेसिटी इसके अंदर में प्रेजेंट है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो रिसर्चर्स ने ये पाया कि कई बार जो ये कह सकते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसमें से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं अगली खबर पर। नेक्स्ट न्यूज़ भी हमारी बहुत ज़्यादा काम की है, पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है। क्या बात हो रहा है? ऑन इम्प्रूविंग विंड एनर्जी जनरेशन। हुआ एक्चुअली में यह है कि हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ एनर्जी, जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ एनर्जी है, इनका कहना है कि भारत के पास में आज के समय पर जो विंड एनर्जी का पोटेंशियल है वो क्या है। अगर हम जमीन की सतह से ऊपर जाते हैं और 150 मीटर की ऊंचाई पे इस तरीके का यहाँ पर ये पवन चक्की यानी विंड मिल लगाते हैं, तो इस मामले में दोस्तों इंडिया 1163.86 गीगावाट तक की एनर्जी को जनरेट करता है। और इसी एनर्जी को जनरेट करने के साथ साथ दोस्तों भारत दुनिया में चौथा देश बन जाता है पूरे वर्ल्ड का जिसके पास में इस प्रकार की विंड एनर्जी कैपेसिटी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो विंड एनर्जी जनरेट हो रही है अलग अलग राज्यों में, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है रीपावरिंग का। तो रीपावरिंग वाला कॉन्सेप्ट हमें अपनाना होगा। ये रीपावरिंग आज सबसे ज्यादा तमिलनाडु में की जा रही है, ये बोला जा रहा है। अब सर ये रीपावरिंग का मतलब क्या होता है, जरा इस बात को सुनिएगा। तो जो हमारी विंड टर्बाइंस होती है, ये आप देख पाएंगे, ये हमारी पवन चक्की है जो ऊंचाई पे लगाई जाती है और हवा से ये पवन चक्की घूमती है जिससे यहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जैसे यहाँ पर सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं, सोलर पैनल से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। यहाँ पे हम हवा से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है। यहाँ पे कोई कोयला वगैरह नहीं चलाया गया है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, विंड एनर्जी, ये सबको पता है। अब होता यह है, जितने भी हमारी ये विंड टर्बाइंस आपको देखने को मिलती हैं, कई बार ये पुरानी हो जाती हैं। अगर मान लो 15 साल से एक पवन चक्की चल रही है, तो पुरानी हो जाने के बाद में इसकी क्षमता कम हो जाती है। तो जब क्षमता कम हो जाती है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं नई टर्बाइन से। इसी को बोलते हैं रीपावरिंग। तो ये रीपावरिंग का कॉन्सेप्ट दोस्तों आज तमिलनाडु में बहुत ज्यादा लेवल पे चल रहा है, वो यहाँ पे समझाया गया है, दैट्स इट। तो रीपावरिंग क्या होता है, ध्यान रखना। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आज भारत के अंदर में विंड एनर्जी सेक्टर का पोटेंशियल क्या है दोस्तों, या हमने कैसा प्रोग्रेस किया है, इसको सुनिएगा। इंडिया का जो ये पूरा विंड एनर्जी सेक्टर है वो एक इंडिजीनियस इंडस्ट्री है। हम खुद से यहां पर इस इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं। इसकी कैपेसिटी अगस्त 2023 तक अगर हम देखते हैं तो भारत में टोटल विंड पावर कैपेसिटी यानी विंड से जनरेट होने वाली जो बिजली है वो लगभग 44 गीगावाट तक जा चुकी थी। और हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक इसको 140 गीगावाट तक लेकर जाएं। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे भारत चौथा सबसे बड़ा देश बन जाता है दुनिया में विंड पावर कैपेसिटी के मामले में। सर आपने इस वर्ड को या इस सेंटेंस को दूसरी बार इस्तेमाल किया है कि भारत चौथा देश है आज विंड पावर को जनरेट करने के मामले में। तो स्टार्टिंग के 3 देश कौन कौन से हैं? तो स्टार्टिंग के 3 देश यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला है चाइना, दूसरा है यहाँ पर यूएसए और तीसरा है जर्मनी। देन उसके बाद चौथा नंबर दोस्तों यहाँ पर इंडिया का लगता है। समझ गए? और आज अगर हम देखते हैं भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा इस तरीके के प्रोडक्शन को किया जाता है, यानी कि विंड एनर्जी से जो प्रोडक्शन है वो होता है, तो मेजर विंड एनर्जी जो इंस्टॉलेशन है वो हमारे तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु के अलावा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटका में भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी कंडीशंस हैं, हवा अच्छी चलती है। तो विंड की कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तभी तो यहाँ पर इस तरीके का इंस्टॉलेशन किया जाएगा ना। और इसी प्रकार से दोस्तों भारत में विंड पार्क्स भी बनने लगे हैं। हमने विंड पार्क्स बनाए हैं। एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, जैसलमेर विंड पार्क का, या फिर एक है मुपंदल विंड पार्क का, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में मेगावाट में हम लोग एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो ये आज हमारी विंड पावर एनर्जी के मामले में कैपेसिटी है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में बात करेंगे तो विंड पावर पोटेंशियल स्पेशली हमारे ग्राउंड से 120 मीटर की ऊंचाई पे जो सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले राज्य जो हैं उसमें है गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। और ग्राउंड लेवल से 150 मीटर की ऊंचाई पे
जो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने वाले राज्य हैं उसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा जो सीक्वेंस है बस खाली वो चेंज हो गया है। इसको आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। तो ये था डिस्कशन दोस्तों। कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कर सकते हैं कि वाकई में हाँ ये एक एनालिसिस है जो बाकी सारी चीजों में आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाने वाला है एट द लास्ट। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट शौर्य गाथा, इसका मेन पर्पस क्या है ये बताना है। तो स्टार्टिंग में जो परसों मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे मेन पर्पस था इंडियन मिलिट्री हेरिटेज को प्रमोट करना, क्योंकि इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का सेकेंड एडिशन दोस्तों अभी दिल्ली में हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे मेन पर्पस है उसी हेरिटेज को प्रमोट करना, उसी हेरिटेज को कंजर्व करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। इसी के ऊपर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट ने फोकस किया है। फिर लास्ट में एक मैप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आपसे बोला गया था कि जो शेतीहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको एक बार जाके मैप में देख लेना। नहीं देखा है तो बता देता हूं ये कहां पर है। ये कर्नाटका में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था 23 नवंबर 1974 में। अब दोस्तों यहाँ पे कर्नाटका कहां पर है, तो ये मैप आप देख पाएंगे, इंडिया का मैप, और ये है कर्नाटका। कई सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, जैसे ऊपर नॉर्थ में है महाराष्ट्र, उसके अलावा यहाँ पर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, गोवा है। इनके साथ में जो कर्नाटका है वो बाउंड्रीज को शेयर करता है। यहीं पर ये शेतीहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक डैम आता है जिसका नाम है तुंगा अनिकट डैम, और ये जो डैम है वो भी इसी सेंचुरी के अंदर में प्रेजेंट है, जो कि कई सारे बर्ड्स को एक अच्छा शेल्टर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इस डैम में अगर आप देखेंगे तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अगर हम एक बार देखते हैं तो इस जगह पे बहुत सारे जो लोग हैं, नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, वो आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ के जानवरों की बात करेंगे तो इसमें हॉर्नबिल, किंगफिशर, बुलबुल, इस प्रकार की बर्ड्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। मेक श्योर करना, वीडियो पे फिर से याद दिला रहा हूं, लाइक का बटन प्रेस कर देना। 5000 लाइक्स का टारगेट है, सपोर्ट कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।